वेलकम टू माय चैनल सामाजिक विज्ञान फॉर यू। लाइक एंड सब्सक्राइब। चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आज हम पढ़ेंगे 3, 4 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्रक कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। ये क्वेश्चन 2012 और 2020 में आया था। उत्तर: भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्रक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2010-2011 में तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। तृतीय क्षेत्र से आय बढ़ने से लोगों ने नई सेवाएं, पर्यटन, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग आरंभ कर दी है। लेकिन द्वितीय और तृतीय क्षेत्र ने पर्याप्त स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाए हैं। तृतीय क्षेत्रक ने उत्पादन में 14 गुना से अधिक वृद्धि की है, लेकिन रोजगार में केवल 5 गुना से भी कम वृद्धि अर्जित की है। इससे हम यह नतीजा निकाल सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन आज भी रोजगार देने से प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से पीछे है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है? ये क्वेश्चन 2009-2013 में आया था। उत्तर: अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर अनेक मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। मुख्यतः आर्थिक गतिविधियों को 3 प्रकार के क्षेत्रक वर्गीकरण में रखा जाता है। क, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे वानिकी, मत्स्य। द्वितीय क्षेत्रक वह क्षेत्र है जिसमें उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरी प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करता है, जैसे कपास द्वारा कपड़े का उत्पादन। तृतीय क्षेत्रक वह क्षेत्र है जिसमें सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, संचार आदि। ख, संगठित, असंगठित। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों, जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, से निर्मित होती है। ग, सार्वजनिक तथा निजी। सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, जैसे रेलवे, डाकघर आदि। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति या संसाधनों का स्वामित्व होता है, जैसे टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी आदि। इन क्षेत्रकों में हम आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, क्योंकि कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और कुछ सेवाओं का सृजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा को कार्यान्वित करने के उद्देश्यों की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन 2014 और 2018 में आया था। उत्तर: मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या निम्न प्रकार से है। नंबर 1, ग्रामीण भारत में प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सदस्य के लिए 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्राप्त कराना। रोजगार न्यूनतम मजदूरी पर प्राप्त होगा। नंबर 3, रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। नंबर 4, उन कार्यों की वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने 2005 में भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक अधिनियम बनाया था। इस अधिनियम को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत अब 600 जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या करें। ये क्वेश्चन 2015 में आया था। उत्तर: प्रचंड बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे होते हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। वास्तव में एक अल्प बेरोजगारी की स्थिति होती है।
उदाहरण 1, शहरी क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। उदाहरण 2, ग्रामीण क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में विद्यमान है। उदाहरण के लिए, यदि एक किसान के पास 3 हेक्टेयर भूमि है, उसके परिवार में 7 सदस्य हैं जो सभी कृषि करते हैं, परंतु यदि इनमें 3 सदस्यों को इस कार्य से निकाल दिया जाए तो भी पैदावार में कोई अंतर नहीं आता। अतः 3 लोग प्रचंड बेरोजगार हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है? सोदाहरण व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 2017 और 2019 में आया था। उत्तर, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न है क्योंकि इसकी गतिविधियां अन्य क्षेत्रकों प्राथमिक एवं द्वितीयक के विकास में मदद करते हैं। यह गतिविधियां स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करती है। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि यह सेवाओं का सृजन करती है। उदाहरण, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदाम में भंडारित करने की, बैंक से कर्ज लेने की और टेलीफोन में बातचीत करने की भी आवश्यकता महसूस होती है। अतः परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं। इसमें अध्यापक, डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट इत्यादि की सेवाओं को शामिल किया जाता है। आजकल के युग में इंटरनेट कैफ़े, एटीएम, कॉल सेंटर इत्यादि की सेवाएं इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है। इन सभी सेवाओं से प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र को भी बल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में विभेद कीजिए। ये क्वेश्चन 2017 में आया था। उत्तर, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद। खुली बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति वर्तमान मजदूरी पर काम तो करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता। लेकिन प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें जितने व्यक्ति चाहिए उसके अधिक व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं। खुली बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे विकास करता है। ये क्वेश्चन 2011 में आया था। उत्तर, एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इस क्षेत्र के अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार इन सभी सेवाओं को उपलब्ध कराती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र की है। सार्वजनिक क्षेत्र जोखिम भरी सार्वजनिक कल्याण संबंधी गतिविधियों में निवेश करके देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह क्षेत्र लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन एवं सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करवाता है। क्वेश्चन नंबर 8, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन 2020 में आया था। उत्तर, असंगठित क्षेत्र प्राइवेट कंपनियों के नियंत्रण में होता है, वहीं संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। संगठित क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाने के साथ लोगों का कल्याण करना भी होता है, वहीं असंगठित क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना ही सिर्फ होता है।